हेलो एवरीवन, आज हम पेपर वन के लघु उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं और ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने नहीं मिलेंगे। इसकी पीडीएफ आपको फ्री में टेक्निक जिला टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और कमेंट में भी पिन कर रखी है। देखिए, आपके जो डीएलएड के जो एग्जाम होते हैं, अगर आप उसमें एक पेज भर के आते हैं तब भी आपको एक नंबर मिलता है। एक पेज का 75 पेज भर के आते हैं तब भी आपको एक नंबर मिलता है। आप 1.5 पेज भर के आते हैं तब भी आपको एक नंबर मिलता है और आप 2 पेज भर के आते हैं तब भी आपको एक नंबर मिलता है। कितने में से? 2 में से। ठीक है। आखिर 2 में से 2 नंबर कैसे मिलते हैं? देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व बताइए, तो आप जो डेफिनेशन देंगे उसमें जो कीवर्ड यूज करेंगे, आप उन्हीं को हेडिंग बनाओगे इसके अंदर। ठीक है। तो मैंने जो आंसर्स बनाए हैं वो इस तरीके से बनाए हैं कि आपके 2 में से 2 नंबर मिले और बिल्कुल सटीक लिखा हुआ हो और आपको एक ही पेज भर के आना है और बिल्कुल सटीक। ठीक है। तो मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ऐड किया है इन आंसर्स में, लेकिन आपको क्या करना है, हेडिंग याद रखने हैं और उसकी डिटेल आपको खुद से बना के लिखनी है। और जिस तरीके से मैंने आंसर्स कराए हैं, इस तरह से पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं कराए हैं। और अगर कोई कराता है इस तरीके से ना, तो मैं अपने खुद की यूट्यूब की सारी वीडियो डिलीट कर दूँगा। तो चलिए, जो हमारा पेपर 1 है वो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसके लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को बताइए। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका चाहे डीएलएड हो, चाहे सीटेट हो, चाहे आपका यू मतलब बीएड का पेपर हो, चाहे यूपी टेट हो, कहीं का भी टेट हो, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, इसने कहा है शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हमें क्या करना है, बेसिकली शिक्षा की डेफिनेशन देनी है। तो शिक्षा की डेफिनेशन जो होती है, देखिए, शिक्षा का अर्थ बताते हैं पहले। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, कौशल और मूल्यों को प्राप्त करना। अब हम इन्हीं 3 का कीवर्ड को उठाएंगे और इसी के बेस पे इसका पूरा आंसर लिख देंगे और महत्व में भी इसी बेस पे हम इसके महत्व बताएंगे। अब देखिए, यह एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाती है और समाज के विकास में योगदान करती है। अब ये हमने 3 लाइनें लिखी और बहुत साधारण सी लाइनें लिखी हैं। इनमें कोई बहुत कर्री डेफिनेशन सी हमने नहीं लिखी है, बेसिक डेफिनेशन है। देखिए, शिक्षा का क्या अर्थ है? आपको ज्ञान कराना, आपको कौशल यानी कि स्किल्स में आपको डेवलपमेंट करना और जो आपके मूल्य हैं, जो आपके नैतिक कर्तव्य है, उनको प्राप्त कराना। देखिए, ज्ञान को, कौशल को और मूल्य को प्राप्त कराना, आसानी से याद हो जाएगा। ये क्या है? ये एक सतत प्रक्रिया, जिंदगी भर चलती है शिक्षा। हम किसी ना किसी रूप में शिक्षा को लेते रहते हैं, किसी ना किसी माध्यम से। उससे क्या होता है, शिक्षा को लेने से कोई भी व्यक्ति है उससे बेहतर इंसान बन जाता है और ये समाज के विकास में योगदान करती है। अब देखिए, ये हमने अर्थ तो लिखा, लेकिन पूछा था शिक्षा की अवधारणा। तो हम क्या करें, एक हेडिंग और डाल लेंगे, क्या? शिक्षा की अवधारणा, और इसी को कन्वर्ट कर देंगे। हमें कुछ अलग से नहीं करना है। देखिए, शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, इसमें शामिल है। तो इसमें हम शामिल क्या करेंगे? यही करेंगे, ज्ञान, कौशल और मूल्य। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, अब हम ज्ञान, कौशल और मूल्य को ही शिक्षा की अवधारणा में यूज करेंगे। देखिए, ज्ञान का अर्जन। देखिए, हमने ऊपर लिखा था ज्ञान, तो किस तरीके से अवधारणा व्यक्त करती है? ज्ञान का अर्जन करना, जैसे विभिन्न विषयों और क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करना। हम किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे? ज्ञान का अर्जन करेंगे। अगला, हमने वहां कौशल की बात करी थी, तो हमने यहाँ लिख दिया कौशल विकास, यानी कि सोचने, समझने, समस्या को हल करने, संवाद करने की क्षमता बढ़ाना। देखिए, कौशल क्या होता है? ये स्किल होती है। कौशल का मतलब आप किसी भी चीज को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अगला था वहाँ मूल्य, तो हमने क्या करा? शिक्षा की अवधारणा में मूल्य का विकास करना, उसी को रिपीट किया है। अब देखिए, इसमें क्या होता है? मूल्य नैतिकता, ईमानदारी, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे गुणों को अपनाना। एक व्यक्ति क्या करता है शिक्षा के माध्यम से ही, तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या बेईमानी कर रहा है, ईमानदारी कर रहा है, किसको सहानुभूति देनी चाहिए, किसको कैसी जिम्मेदारी करनी चाहिए, ये सारी चीज हमें कौन देती है? शिक्षा ही तो देती है। तो देखिए, हमने ये तीनों पॉइंट कहाँ से निकाले हैं? शिक्षा के अर्थ से, जो हमने ऊपर पढ़े थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसके महत्व बताइए। तो देखिए, अब हम लोग इसके महत्व पढ़ेंगे। तो महत्व देखिए क्या है? व्यक्तिगत महत्व। शिक्षा अगर किसी व्यक्ति को दी जाएगी तो उसको व्यक्तिगत विकास करेगी। देखिए, शिक्षा से आत्मविश्वास बढ़ता है, सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, बेहतर जीवन जीने से मदद मिलती है, यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और सशक्त बनाती है। बहुत आसान भाषा में मैंने लिख के दिए हैं, ये जो नोट्स मैंने लिख के दिए हैं, बहुत आसान भाषा में।
सामाजिक विकास देखिए कैसे करेगी। शिक्षा समाज को बेहतर बनाती है, लोगों में समझ, सहिष्णुता और सहयोग की भावना बढ़ाती है। यह सामाजिक बुराइयों को दूर करने में मदद करती है। अब देखिए आपको ये चीज़ें जो मैंने लिखी है ना, ये अगर ये याद नहीं हो रही हैं, तो आपको बस हेडिंग याद रखना है और एग्ज़ाम में अपनी भाषा में, ठीक है? आप जो भी अपने भाषा में लिखोगे, वो भी सही माना जाएगा। आपको ये चीज़ें रटनी नहीं है, आपको समझनी है, ठीक है? रटनी नहीं है, समझनी है कि शिक्षा करती क्या है। और आप अगर रटोगे तो इन अगर ये 10 लाइनें भी लिखी होंगी ना, वहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइन आपको याद होंगी। तो आपको समझना है, रटना नहीं है। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अब देखिए हमने 2 महत्व पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे, अगले महत्व पढ़ेंगे। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें एटलीस्ट क्या करना है, 4 महत्व तो लिखने पड़ेंगे। अब देखिए आर्थिक विकास में कैसे सहायता देती है। शिक्षा से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, उत्पादकता बढ़ती है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। देखिए आप पढ़ोगे, कहीं नौकरी करोगे तो आपका घर भी तो आबाद होगा भाई, आप कमा के लाओगे पैसे, अच्छा सा खाओगे, हर चीज करोगे। तो शिक्षा क्या करती है, आर्थिक विकास में मदद करती है। अगला है राष्ट्रीय विकास। जब आप आर्थिक विकास करोगे तो राष्ट्र का विकास तो खुद ही हो जाएगा। शिक्षा एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करती है। यह नागरिकों को जागरूक और जिम्मेदार बनाती है। कमाए हुए पैसे से आप टैक्स भरोगे, टैक्स से रोडें बनेंगी, बहुत सी सुविधाएं होंगी जिससे राष्ट्रीय विकास होगा। तो अब क्या करना होता है, जब हम हर चीज लिख देते हैं, या तो लिखते हैं संक्षेप में या फिर लिखते हैं क्या, निष्कर्ष। ये हमेशा एक फॉर्मेट को याद रखना। यहाँ पे या तो लिखोगे संक्षेप में या फिर निष्कर्ष, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व बताइए। तो हमने अवधारणा भी स्पष्ट कर दी, अर्थ भी बता दिया, महत्व भी बता दिए। तो अब हम क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था उसको लिखेंगे निष्कर्ष और लिख देंगे, शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह विकास का एक अनिवार्य अंग है। चाहे तो आप इसे क्या करेंगे, लास्ट में किससे, ब्लैक पेन से लिख देंगे, मैंने यहाँ पे ब्लू से लिखा है। और जब आप कोई क्वेश्चन खत्म होता है ना, तो एग्जामिनर देखता है यार इतना बढ़िया फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। एग्जामिनर देखेगा इतना बढ़िया फॉर्मेट में लिखा है, एंड में भी उसने नोट नोट करके दिखाया है कि हाँ मैंने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, तो वो आपको 2 में से 2 नंबर देगा। आप यहाँ जितनी लाइनें दिखाई है ना, उसमें से आप 75% भी याद करके वहाँ अपनी भाषा में लिखा है, आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मेट को आपको कंटिन्यू रखना है। तो सारे क्वेश्चंस में धीरे धीरे आपको पढ़ाता हूँ, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या है, यह शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है। दोनों चीजें हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले वाले का ऐसे हेडिंग डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे शिक्षा का व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण क्या होता है, शिक्षा का बिजनेस करना, यानी कि बेचना उसको। जैसे आपने देखा होगा आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल चलते हैं, वहाँ क्या है, शिक्षा बेची तो जा रही है, इतने पैसे भरो, क्लास लगती नहीं है, डिग्री लेके चले आओ, एंड में पेपर दो, काम हो गया। तो ये है शिक्षा का व्यवसायीकरण। देखिए शिक्षा का व्यवसायीकरण का अर्थ है शिक्षा को एक व्यापार के रूप में देखना और उससे अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करना। तो ये क्या है, पैसे कमाने की जो लालच है, यही है शिक्षा का व्यवसायीकरण। यह शिक्षा को एक सेवा से बदलकर एक वस्तु में बदलने जैसा है। जैसे आप कोई वस्तु बेच रहे हो, इसमें शिक्षण संस्थानों को लाभ कमाने वाले व्यवसायों की तरह चलाया जाता है। बहुत आसान भाषा, सरल भाषा में मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है। ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा उसी में, शिक्षा का व्यवसायीकरण शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए गुणवत्ता में क्या करेगा, गिरावट। जो शिक्षा की क्वालिटी होनी चाहिए, जो आपको अच्छे से पढ़ाए जाने चाहिए, उसमें गिरावट हो जाएगी। लाभ कमाने के चक्कर में शिक्षण संस्थान गुणवत्ता पर समझौता कर सकते हैं या करते हैं। फीसों में वृद्धि हो जाएगी, शिक्षा महंगी हो जाती है, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। अतिरिक्त पाठ्यक्रम पर जोर। देखिए अतिरिक्त जो पाठ्यक्रम है उस पर जोर दिया जाता है, फालतू के काम करो, प्रैक्टिकल फाइल बनाओ, नहीं बनाओगे तो पैसे दो। देखो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि मूलभूत शिक्षा की अनदेखी की जाती है। जो आपको पढ़ने के लिए जरूरी है उसको भूल जाएंगे, बाकी दुनियादारी की हर चीज आपको बताएंगे कि ये कर लो वो कर लो। ऐसे स्काउट का कैंप लगवा लो, फालतू चीजें करवा लो, ये पोस्टर प्रतियोगिता, वो पोस्टर प्रतियोगिता। अगला देखिए, प्रवेश परीक्षाओं का दबाव बनाया जाता है। प्रवेश परीक्षाओं का दबाव बढ़ जाता है और छात्रों पर अनावश्यक तनाव पैदा होता है। अगला देखिए, शिक्षा का
वाणिज्यीकरण, देखिए शिक्षा का वाणिज्यीकरण यानी कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे वो समझ जाएंगे, उनका जो कॉमर्स में हिंदी में नाम होता है वो ये होता है वाणिज्यीकरण। शिक्षा को एक व्यापार के रूप में देखा जाने लगता है, शिक्षा का मूल उद्देश्य मूलभूत हो जाता है। असमानता, शिक्षा में असमानता बढ़ जाती है क्योंकि अमीर बच्चे ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, गरीब के पास पैसे नहीं तो वो कहाँ से पढ़ेगा। अब देखिए आपको मैं शिक्षा के कुछ व्यवसायीकरण के कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर खोलना, प्राइवेट स्कूल, महंगी फीस लेकर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने का दावा करना, डिग्री की मिल्स, आसानी से डिग्री देने वाली संस्थाएं। आपके एरिया में बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी होंगी, बच्चा कभी गया भी नहीं होगा, उसको डिग्री मिल गई होगी, पैसे दो, पिछले उसका ईयर का एडमिशन ले लो, आपका 1 साल बच जाएगा। ऐसी बहुत सी आपको यूनिवर्सिटी देखने मिल जाएंगी। तो देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, क्वेश्चन था हमारा क्या, शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या है, यह शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है। पहले हमने व्यवसायीकरण बताया, फिर कैसे प्रभावित करता है उसके पॉइंट बताए, बहुत सरल भाषा में बताए, और उसके बाद कुछ उदाहरण लिख के दे दिए। इससे क्या होगा, आपको एग्जामिनर क्या देगा, 2 में से 2 नंबर देगा। और चाहें तो आप नीचे लिख सकते हैं निष्कर्ष, आपके पास टाइम है तो ऐसे लिख सकते हैं निष्कर्ष, और शिक्षा का व्यवसायीकरण इस तरह से शिक्षा पर प्रभाव डालता है। बहुत आसानी से 2-3 लाइनें लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है, यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है। देखिए पहले पूछा है क्या है, फिर है विकास में किस प्रकार सहायक है, तो इसके 2 टुकड़े किए। पहले लिखा शिक्षा और अनिवार्य बाल, तो पहला लिखा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अर्थ है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। इसका मतलब है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर बच्चे को बिना किसी फीस के स्कूल में शिक्षा मिले और स्कूल जाना अनिवार्य हो, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे तक। और ये प्रावधान कहाँ है, ये प्रावधान 21A में है। अब देखिए बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक करेगी, तो भैया आप लिखोगे, ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे, बालकों के विकास में यह इस प्रकार सहायक है, और नीचे आप पॉइंट डालना शुरू हो जाओगे, जैसे ज्ञान और कौशल का विकास, बच्चों को बुनियादी ज्ञान, पढ़ना लिखना और गणित और अन्य महत्वपूर्ण कौशल सिखाने का अवसर मिलता है जो उनके भविष्य के लिए आवश्यक है। सामाजिक विकास, स्कूल में बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों से मिलते हैं, जिनसे उसमें सामाजिक सहयोग और सहिष्णुता की भावना विकसित होती है। अगला देखिए मानसिक विकास, शिक्षा बच्चों की सोचने, समझने और समस्या हल करने की क्षमताओं को बढ़ाती है। आत्मविश्वास में वृद्धि, शिक्षा बच्चों को ज्ञान और कौशल प्रदान करके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनाती है। अगला देखिए बेहतर भविष्य, शिक्षा बच्चों को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करती है और उन्हें एक सफल और समृद्ध जीवन जीने में मदद करती है। अब देखिए मैंने लिखा ना संक्षेप में, ऐसे यहाँ आप लिख सकते हैं निष्कर्ष, बहुत अच्छा लगता है निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह एक बेहतर भविष्य की नींव रखती है। आपको आप लिखोगे भाई साहब 2 में से 2 नंबर एग्जाम में पढ़ के खुद दे देगा, जब आप देखोगे ना हेडिंग इतने बढ़िया बढ़िया, अंदर आपने डिटेल में लिखा है। देखो डिटेल में आप अपनी भाषा में कुछ भी लिखो, लेकिन हेडिंग बेहतर होने चाहिए। आप जो हेडिंग का जो सिलेक्शन करोगे वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, टीचर के मन की जो होती है ना, एक बच्चा अगर टीचर के मन की चीज़ लिख देता है तो भाई साहब नंबर आपके आने से कोई नहीं रोक सकता। अगला क्वेश्चन है बाल श्रम निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का सबसे बड़ा बाधक है। अभी हमने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बाल श्रम। बाल श्रम कैसे अफेक्ट करता है, तो स्पष्ट कीजिए, यह आया 2 नंबर में। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले 2-3 लाइनें लिखेंगे और किस प्रकार बाधा डालता है उसके कुछ हेडिंग्स लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर का है। देखिए बाल श्रम निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह बच्चों को स्कूल से दूर रखता है, उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। और उसके बाद आप लिख देंगे ये वाला कि बाधक कैसे डालता है। अब देखिए चलिए पढ़ते हैं बाधक कैसे डालता है। देखिए आपने क्या करे, पॉइंट लिखने शुरू कर दिए, हेडिंग स्कूल से दूर रखता है। बाल श्रम में लगे बच्चों के पास स्कूल जाने का समय नहीं होता, तो ये बाधक है। शारीरिक थकान हो जाती है, आप कोई काम करोगे, कड़ी मेहनत के कारण बच्चे थकान महसूस करते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। मानसिक विकास बाधित होता है, बाल श्रम बच्चों में मानसिक विकास को रोकता है, उन्हें सीखने के अवसरों से वंचित करता है। सामाजिक विकास में बाधा, अन्य बच्चों के साथ खेलने, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का समय ही नहीं मिलता, मिलने से बच्चों का सामाजिक विकास रुक जाता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, खराब कार्य स्थितियों के कारण बच्चों की सेहत खराब होती है और वो क्या होते हैं,
बीमार पड़ जाते हैं, तो शिक्षा में किस प्रकार बाधा डालेगा। अब देखिए बाल श्रम, मैंने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट कर दी हैं कि बच्चों को बाल श्रम करना क्यों पड़ता है, बाल श्रम का आखिर कारण क्या है। पहला कारण है गरीबी, सबसे पहला। गरीब परिवार के बच्चों को परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम करना ही पड़ता है, ये मजबूरी है, भारत में ये मजबूरी है। सामाजिक मान्यता, कुछ समाजों में बाल श्रम को सामान्य माना जाता है। शिक्षा की कमी, माता पिता शिक्षा से महत्व को नहीं समझते हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर लगा देते हैं, 4 पैसे लाएगा, घर चलेगा, मिल बांट के खाएंगे। ये सोच होती है गांव के लोगों की कि इसको नाई बना देते हैं, इसको पंचर जोड़ने वाला बना देते हैं, मैकेनिक बना देते हैं, नहीं तो बिजली फिटिंग करने वाला बना देते हैं, पैसे आएंगे मस्त संदूक बनाने वाला लगा देते हैं। बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन, कई बार बाल श्रम कानूनों को ठीक से लागू नहीं किया जाता, जगह जगह दुकानों पर बच्चे काम करते पाए जाते हैं। अब इसको रोकने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, कैसे रोका जा सकता है, ये मैं ऐड क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाता है कि बाल श्रम के उदाहरण बताइए, रोकने के उपाय बताइए, बाल श्रम कैसे प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ों को सोच के क्वेश्चन बनाया गया है और ये आता है, कभी अति लघु में आता है, कभी लघु में आता है, इसलिए आपको ये चारों टाइप से पढ़ना पड़ेगा। देखिए शिक्षा का प्रचार करोगे तो लोगों को शिक्षा के महत्व में जागरूक होंगे और अपने बच्चों को काम पे नहीं भेजेंगे। गरीबी उन्मूलन, गरीबी को कम करके बच्चों को काम करने के लिए मजबूर होने से रोका जा सकता है। जैसे सरकार बच्चों की फीस भर दे खुद से, फ्री में कपड़े बांट दे, मतलब उनको बोले कि शिक्षा फ्री है, ये फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना, तो बच्चे खुद से पढ़ने जाएंगे, स्कूल में खेलने को मिलेगा, अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, तो बच्चे खुद से पढ़ने जाएंगे, तो बाल श्रम अपने आप रुक जाएगा। अब देखिए कानून की सख्ती से पालन, बाल श्रम के जो कानून बनाए गए हैं उनका सख्ती से लागू करना। बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण, बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाना, इस तरह से बाल श्रम को रोका जा सकता है। और इसके नीचे आप फिर से एक लाइन लिख दोगे निष्कर्ष डाल के या फिर संक्षेप में कि बाल श्रम एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान जो है सभी के सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। इस तरह से आपको फॉर्मेट में लिखना है क्वेश्चन के आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, फ्रोवेल की शिक्षण पद्धति पर विचार क्या है। देखिए फ्रोवेल की शिक्षण पद्धति पहले तो क्या है, फ्रोवेल के विचार क्या थे, फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थी, क्या विशेषताएं थी, क्या महत्व थी। ये क्वेश्चन टुकड़ों में आता है, कभी अति लघु में आएगा, कभी लघु में आएगा, कभी कहाँ पे आएगा मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं यानी कि बहुविकल्पीय। हर तरीके से क्वेश्चन आता है, तो सारे क्वेश्चन को मिलाकर मैंने एक क्वेश्चन बना दिया। आप चलिए सबसे पहले शिक्षण पद्धति और विचार क्या थे ये पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रोवेल का पूरा नाम क्या था, फ्रेडरिक फ्रोवेल। इनको आधुनिक बालवाड़ी का जनक माना जाता है। इन्होंने क्या है बच्चों के विकास के लिए एक अनूठी शिक्षण पद्धति विकसित की जिसे किंडरगार्टन पद्धति कहा जाता है। तो फ्रोवेल की शिक्षण पद्धति क्या है भैया, किंडरगार्टन पद्धति है। किंडर का मतलब होता है बालक या बाल, ठीक है। गार्डन का मतलब होता है कोई भी बाग, ठीक है, कोई बाग, कोई बगीचा या फिर उद्यान। तो आपसे कोई के किंडरगार्टन का अर्थ क्या है, बालकों का बगीचा, बालकों का बाग, बालकों का उद्यान, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं फ्रोवेल की शिक्षण पद्धति की मुख्य विशेषताएं, जैसे यहाँ लिखी हैं विशेषताएं, तो हम अभी विशेषताएं पढ़ते हैं। देखिए जो विचार है ना यही पद्धति थी, जो पद्धति थी वही विचार था। वो फ्रोवेल यही तो मानते थे कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए। अब देखिए जो विशेषताएं हैं वही तो इसके नियम थे। देखिए फ्रोवेल क्या कहते थे, फ्रोवेल का विचार मानना था कि खेल के माध्यम से सिखाया जाए बच्चों को, यही इसकी विशेषता थी। तो मैंने मिला के आंसर दिया है, ऐसा आंसर दिया है कि आप कहीं भी आएगा ना कोई भी क्वेश्चन फ्रोवेल का, आप ये लिख देना आंख बंद करके, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए खेल के माध्यम से सीखना, फ्रोवेल का मानना था कि बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल गतिविधियां विकसित की जो उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में मदद करती हैं। ये 3 विकास होते हैं। आप सीटेट का जब एग्जाम दोगे आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा मैं। अगला था उनका मानना था स्वतंत्रता। फ्रोवेल बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेलने, खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका मानना था कि बच्चों को सीखने के लिए एक स्वतंत्र माहौल प्रदान करना चाहिए। एक साथ आपके 3 क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए पहला चल रहा है पद्धति, दूसरा चल रहा है विचार और तीसरा चल रहा है विशेषताएं। एक साथ 3 चीजें।
कुछ भी आ जाए इन तीनों में से, आपको तीनों में से यही आंसर लगाने हैं, ठीक है। अगला है देखिए प्रकृति के साथ संपर्क। फ्रोवेल का मानना था, फ्रोवेल ने प्रकृति के साथ बच्चों के संपर्क को बहुत महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने बच्चों को बाहर खेलने और प्रकृति के साथ घुल मिलकर सीखने या होने के लिए प्रोत्साहित किया है, ठीक। अगला है सृजनात्मकता। वो मांगते थे बच्चों को क्रिएटिविटी करने का मौका मिले। देखिए फ्रोवेल ने बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां विकसित की, जैसे कि मॉडलिंग, ड्राइंग, पेंटिंग। जब बच्चा खुद से करेगा तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। फ्रोवेल का अगला मानना था कि सामाजिक विकास हो बच्चे का। फ्रोवेल का मानना था कि बच्चों को समाज में रहना सीखना चाहिए। उन्होंने बच्चों के लिए समूह गतिविधियां विकसित की ताकि वे दूसरों के साथ सहयोग करना सीख जाएं। अगला है खिलौनों का महत्व। फ्रोवेल ने बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौने विकसित किए जिन्हें गिफ्ट कहा जाता था। ये खिलौने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करते थे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपको शुरू हो गया, फ्रोवेल की शिक्षण पद्धतियों का महत्व। महत्व क्या था? देखिए महत्व भी वही होगा ना जो उसकी खासियत होगी। देखिए उसका महत्व था क्या था, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाए। देखिए फ्रोवेल की पद्धति बच्चों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती थी। देखिए खेल केंद्रित, जैसे ऊपर लिखा था स्वतंत्र, खेल से हो जाए तो वही चीजें रिपीट होंगी, सारी चीजें मिला के महत्व आ जाए, विशेषता आ जाए, फ्रोवेल का विचार आ जाए, पद्धति आ जाए, यही आंसर रहेगा। देखिए खेल केंद्रित शिक्षा, इस पद्धति ने खेल केंद्रित शिक्षा को लोकप्रिय बनाया। बच्चों की स्वतंत्रता, देखिए फिर से रिपीट हुआ, इस पद्धति ने बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने और सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर से सृजनात्मकता को बढ़ावा, इस पद्धति ने बच्चों को सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। फिर से संक्षेप में यानी कि निष्कर्ष में वही चीज रिपीट हो रही है, बस आपका पेज बढ़ रहा है, हेडिंग बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ही चीज है, आत्मविकास। बालक अपनी क्षमताओं को पहचानने विकसित करे। एकता का विकास, प्रकृति, मनुष्य और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करे। रचनात्मकता का विकास, खेल और गतिविधियों द्वारा अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करे। सामाजिक विकास, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सीखे। और एंड में लिख देना है, फ्रोवेल खेल और गतिविधि द्वारा बच्चों को सीखने पर जोर देते थे। यही आपका विचार था, यही आपकी पद्धति थी। सब मिला के देखो मैंने आपको दिखा दिया कि क्या आपको लिखना है, कंटेंट इतना दे दिया कि आप इसका 60% भी वहाँ जाके लिखाओगे तो एक पेज भर जाएगा। हेडिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा डालने हैं, भले ही उसके अंदर क्या करना है, एक ही लाइन लिखनी है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना है हेडिंग के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। देखिए बुनियादी शिक्षा, जिसे नई तालीम या वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है, महात्मा गांधी द्वारा 23 अक्टूबर 1937 को ये शुरू की गई थी। ये एक शिक्षा पद्धति थी। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना था, केवल साक्षर बनाना नहीं था। अब देखिए प्रकाश डालना है ना तो अर्थ भी लिखोगे। बुनियादी शिक्षा का अर्थ, बुनियादी शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा जो बच्चों को जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार करे। देखिए बुनियादी चीजें वही तो होती हैं जो हमें डेली लाइफ जीने के लिए जरूरत होती हैं। यह शिक्षा हस्तशिल्प, शारीरिक श्रम और सामुदायिक जीवन पर आधारित थी। हस्तशिल्प, खुद से सीखोगे आप कढ़ाई करना, बुनाई करना, कपड़े बनाना। शारीरिक श्रम, खुद से मेहनत करोगे। फिर है सामुदायिक जीवन, ठीक। अब देखिए बुनियादी शिक्षा की मुख्य बातें। शिल्प आधारित शिक्षा, शिक्षा का केंद्र किसी उपयोगी हस्तशिल्प को बनाना, जैसे कताई, बुनाई, कृषि आदि। बच्चे इन शिल्पों को सीखते हुए अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इससे करके सीखना पर जोर दिया जा सकता है, और जब बच्चे खुद से करके सीखते हैं तो सबसे ज्यादा सीखते हैं। श्रम का सम्मान करना, आप जो मेहनत मजदूरी करते हो उसका सम्मान करना। देखिए शारीरिक श्रम को महत्व देना, बच्चों को श्रम का सम्मान करना सिखाना। गांधी जी के अनुसार क्या था, श्रम ही पूजा है। आत्मनिर्भरता, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना था ताकि वे भविष्य में अपना जीवन यापन कर सकें। सामुदायिक जीवन, सामुदायिक जीवन और सहयोग पर जोर देना, बच्चों को मिलजुल कर काम करना और समाज के लिए योगदान देना सिखाया जाता है। आगे देखिए मातृभाषा में शिक्षा देना, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। नैतिक और चारित्रिक विकास, बच्चों के नैतिक और चारित्रिक विकास पर ध्यान देना। सत्य, अहिंसा, प्रेम और सेवा जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना। देखिए बुनियादी शिक्षा का महत्व, महत्व भी पूछ लेता है।
तो बुनियादी शिक्षा का बच्चों के शरीर यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास में मदद करती है। यह उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार करती है। यह शिक्षा प्रणाली आज भी प्रासंगिक है और बच्चों के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखिए, बच्चा जब समाज से जुड़ता है तो बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं। तो उस समय शिक्षक का क्या रोल होता है उसके जीवन में, बच्चे के जीवन में? अब तो देखिए पढ़ते हैं। शिक्षक किसी भी समाज का आधार होते हैं। वे न केवल ज्ञान देते हैं बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व का विकास भी करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कैसे ये लिखेंगे, या फिर आप लिख देंगे आइए इस प्रकार जानते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे, नई पीढ़ी को आकार देना। शिक्षक नई पीढ़ी को आधुनिक विचारों और मूल्यों से परिचित कराते हैं। वे उन्हें एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे, समाज में जागरूकता फैलाना। शिक्षक समाज में विभिन्न मुद्दों जैसे कि लिंग असमानता या समानता, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण आदि के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। मतलब सभी के साथ लिंग के साथ समानता की जाए, ये नहीं कि लड़का ये करेगा लड़की वो करेगी। अगला हेडिंग डालेंगे, कौशल विकास। शिक्षक छात्रों में विभिन्न कौशल विकसित करते हैं जैसे कि संचार, समस्या समाधान, टीम वर्क आदि, जो उन्हें समाज में सफल होने में मदद करते हैं। समाज में बदलाव के लिए प्रेरित करना, ये आपका अगला हेडिंग रहेगा। शिक्षक छात्रों को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं। समावेशी शिक्षा, शिक्षक सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करते हैं और एक समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देते हैं। अब आप लिख दोगे एंड में संक्षेप में या फिर निष्कर्ष। फिर लिखोगे, शिक्षक एक समाज के इंजीनियर होते हैं। वे समाज में बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। एक अच्छे शिक्षक न केवल ज्ञान देता है बल्कि छात्रों को एक बेहतर इंसान बनाने में भी मदद करता है। इस प्रकार आप अपने क्वेश्चन का आंसर समाप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक तथा अनौपचारिक एक मात्रा रह गई। अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य अंतर बताइए। देखिए, दोनों के अंतर मैंने पॉइंट वाइज आपको बताए हैं। ठीक है, मैंने टेबल नहीं बनाई है कि इधर कर दिया इधर कर दिया, मैंने पॉइंट वाइज आपको बनाए हैं। तो चलिए समझते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों ही शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन इनमें से कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। आइए इनके मुख्य अंतरों को जानते हैं। देखिए, आप अगर इस टाइप कर दोगे ना तो आधे पेज में आपका भर जाएगा और आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो खत्म हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 लिखो इधर, ठीक है, 5 लिखो इधर। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक एक हेडिंग डालो, उनके नीचे लिखो औपचारिक, फिर लिखो अनौपचारिक और दोनों के अंतर स्पष्ट कर दो। ऐसे आपके 1.5 से 2 पेज बच जाएंगे। ये मतलब 1.5 से 2 पेज भर जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है वहाँ लिखने के लिए। आपके पास टाइम कम है तो इस तरीके से लिखोगे, आपके पास टाइम ज़्यादा है तो इस तरीके से लिखना। ठीक है, ये वाला जो तरीका है। तो आइए समझते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों ही शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन इनमें से कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। तो आइए इनके अंतरों को जानते हैं। संरचना और संगठन आपका पहला हेडिंग रहेगा। इसके अंदर औपचारिक, देखिए, यह एक संरचित और संगठित प्रक्रिया होती है। इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम, समय सारणी और योग्य शिक्षक होते हैं। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय औपचारिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते हैं। आप इनको भी 3 पार्ट में तोड़ सकते हो, एक इसको भी 3 डिफरेंस बना सकते हो इस पूरी लाइन को। फिर अनौपचारिक में देखिए, यह एक अनौपचारिक और लचीली प्रक्रिया होती है। इसमें कोई भी निर्धारित पाठ्यक्रम या समय सारणी नहीं होती। इसमें पाठ्यक्रम और समय सारणी निर्धारित होती है। अब इसको 2 पॉइंटों में तोड़ दो, इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता है। इसमें निर्धारित समय सारणी होती है, इसमें निर्धारित समय सारणी नहीं होती। तो आपके 2 डिफरेंस तो यहीं से आ गए अंतर। ठीक है, तो 2 डिफरेंस आपके यहाँ से आ गए। ऐसे भी तोड़ तोड़ के निकाल सकते हो। अगला देखिए, उद्देश्य। औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान और कौशल प्रदान करना, जो कि छात्रों को भविष्य में सफल होने में मदद करता है। लेकिन अनौपचारिक का उद्देश्य क्या है? जीवन भर सीखने को बढ़ावा देना। तो आप इतना भी लिख सकते हो, और व्यक्तिगत विकास को सहायता करना होता है। अगला है इसका विधि। औपचारिक शिक्षा में होता है, इसमें व्याख्यान, प्रदर्शन, समूह कार्य और परीक्षाएं जैसी पारंपरिक शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। और अनौपचारिक में क्या है? इसमें विभिन्न विधियों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि अनुभव, खेल, बातचीत और स्वयं का अध्ययन। तो आपको 2 टुकड़ों में से तोड़ के लिख सकते। अगला है प्रमाण पत्र। देखिए, औपचारिक शिक्षा, इसमें सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रमाण पत्र डिग्री के रूप में प्रदान किया जाता है।
अनौपचारिक में इसमें आमतौर पर कोई भी औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। अब देखिए, 5वां है आपका समय सीमा। जो मैंने कहा था समय मतलब बाधित होता है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड होगा, तो औपचारिक में क्या होगा, एक निश्चित समय में ही खत्म होगा। अनौपचारिक है, इसमें कोई समय सीमा नहीं होती है। अब आप लिख सकते हैं नीचे ध्यान दें या फिर निष्कर्ष। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही व्यक्ति के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मैं कुछ बात आपको बताना चाहूँगा जो आपको सिर्फ याद रखनी है, छोटी सी। क्या औपचारिक क्या होती है? स्कूल में जाओगे आप। अनौपचारिक क्या होती है? घर पर रहोगे। अब देखिए, स्कूल में जब जाते हैं ड्रेस लेनी पड़ती है, जूते लेने पड़ते हैं, बस्ता लेना पड़ता है, किताबें लेनी पड़ती हैं, स्कूल जाना पड़ता है, अटेंडेंस पूरी करनी पड़ती है। निर्धारित समय होता है कि आप 2 साल में अपना क्या बीटीसी कंप्लीट कर लोगे। ठीक उसके बाद आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप फाइलें बनाओगे, प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे, बहुत सारे झंझट। अब देखिए, अनौपचारिक में क्या, घर में बैठो, ऑनलाइन किसी भी ऐप से रजिस्ट्रेशन कर दो, वो आपको ऑनलाइन पढ़ा देंगे। जब मर्जी आए तब वीडियो देखना। जैसे आप अभी ऑनलाइन कोर्स करते हो, जैसे किसी भी कंपटीशन का फॉर्म भरते हो, बैच खरीदते हो, कभी भी वीडियो देखो, इसका कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक, तो अब समझ में आ गई, अनौपचारिक घर पे रहकर, औपचारिक स्कूल में जाकर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के प्रभावी उपाय बताएं। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और ग्रह पर पड़ रहा है। इसे रोकने के लिए हमें कुछ प्रभावी उपाय करने होंगे। इस तरीके से इसका आंसर लिखना है और फिर लिख देना है कि उपाय निम्न है, ऐसे करके पहला हेडिंग डाल देना वृक्षारोपण। आप लिखेंगे, पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के लिए फेफड़े का काम करते हैं। वे अच्छे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अगला है कचरे का प्रबंधन। कचरे को सही तरीके से निपटाना बहुत जरूरी है। हमें कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में डालना चाहिए। जितना हो सके पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग करनी चाहिए। ऊर्जा संरक्षण, हमें बिजली, पानी और अन्य संसाधनों को कम से कम उपयोग करना चाहिए। हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। वाहनों का कम उपयोग, वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण बढ़ता है। हमें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए या साइकिल चला सकते हैं। जागरूकता फैलाना, हमें लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा सके। प्लास्टिक का कम उपयोग, प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है, लेकिन हम इसका कम से कम उपयोग करके पर्यावरण को बचा सकते हैं। अगला है खाद्य अपव्यय कम करके। खाद्य अपव्यय भी एक बड़ी समस्या है। हमें केवल उतना ही खाना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। 8वां है रसायनों का कम उपयोग करके। खेतों में जो हम कीटनाशकों और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग जल, मिट्टी और को प्रदूषित करता है। हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। एंड में लिखेंगे हम क्या, निष्कर्ष। पर्यावरण संरक्षण हमारे सभी का दायित्व है। अगर हम मिलकर प्रयास करेंगे तो हम अपने ग्रह को एक स्वच्छ और हरा भरा स्थान बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। देखिए, ध्वनि प्रदूषण अवांछित और अत्यंत अत्यधिक शोर को संदर्भित करता है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। यह शोर विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि यातायात, उद्योग, निर्माण कार्य और लाउड स्पीकर। अगला देखिए, यहाँ पे हेडिंग डालना है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। ध्वनि प्रदूषण को निम्नलिखित तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है या फिर इसके कई उपाय उपाय निम्न है। शोर स्रोतों का नियंत्रण, औद्योगिक इकाइयों में शोर कम से कम करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना। वाहनों के साइलेंसरों की नियमित जांच और मरम्मत करना। निर्माण कार्य के दौरान शोर कम करने के उपाय करना। लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। शोर अवरोधक, शायद सड़कों के किनारे पेड़ लगाना जिससे वो जो है शोर को घटा देते हैं। ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग करना। शोर अवरोधक दीवारें बनाना। अगला है कानून और नियम। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून बनाना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना। अगला है जागरूकता अभियान। देखिए, जो हम अवेयरनेस कैंप लगाते हैं उससे भी हम लोगों को समझा सकते हैं कि शोर कम करो। लोगों को ध्वनि प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूक कराना। शोर कम करने के तरीकों के बारे में भी लोगों को शिक्षित कराना। अब हम देखिए, ध्वनि प्रदूषण के कुछ प्रभाव भी तो होते होंगे, तभी तो
देखिए, ध्वनि प्रदूषण के कुछ प्रभाव भी तो होते होंगे, तभी तो हम लोग उपाय करते हैं। तो प्रभाव जो है वो निम्न है, देखिए। स्वास्थ्य पर प्रभाव, नींद ना आना, तनाव, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और श्रवण शक्ति का कम होना। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? पशुओं के व्यवहार में बदलाव हो जाता है, पक्षियां प्रवास कर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हो जाते हैं। अगला है समाज पर प्रभाव पड़ता है, कार्य क्षमता कम होना, पढ़ाई में बाधा होती है, जीवन की गुणवत्ता में गिरावट हो जाती है, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। तो सबसे पहले हम समाज की डेफिनेशन देंगे। समाज क्या है? समाज लोगों का एक समूह होता है जो एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। समाज में लोग विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और पृष्ठभूमि के होते हैं। अलग अलग धर्मों के होते हैं, अलग अलग संस्कृति, खाते पीते अलग तरीके की रीति रिवाज होते हैं। अब देखिए, शिक्षा क्या है? शिक्षा सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम ज्ञान, कौशल और मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। ये शिक्षा की वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको शुरू में कराई थी। शिक्षा हमें एक बेहतर व्यक्ति और नागरिक बनने में मदद करती है। अब देखिए, इन दोनों के बीच में हम संबंध को पढ़ लेते हैं। देखिए, दोनों के बीच के संबंध, शिक्षा और समाज एक दूसरे पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसे समाज का शिक्षा को प्रभावित करता है। देखिए कैसे? सामाजिक मूल्य और मान्यताएं शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम को आकार देती हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति शिक्षा तक पहुंच को प्रभावित करती है। सामाजिक परिवर्तन जो है वो शिक्षा में नए विषयों और दृष्टिकोण को शामिल करने की मांग रखता है। अब देखिए, हमने जैसे अभी समाज का शिक्षा को प्रभावित करता है, ऐसी शिक्षा समाज को किस प्रकार प्रभावित करती है ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए, शिक्षा व्यक्ति को एक बेहतर नागरिक बनाती है जो समाज के विकास में योगदान देते हैं। शिक्षा जो है सामाजिक समस्याओं के समाधान में मदद करती है। शिक्षा जो है वो सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। तो ये दोनों आपस में कैसे संबंध है, ये चीजें पता चल गई आपको। अब देखिए, शिक्षा और समाज के बीच जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसके कुछ उदाहरण भी मैंने आपको लिख के यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो देखिए, वो देखते हैं। लोकतंत्र, शिक्षा लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक बनाती है और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए क्या सशक्त बनाती है। सामाजिक न्याय, शिक्षा सभी के लिए समान अवसर प्रदान करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। आर्थिक विकास, शिक्षित लोग अधिक उत्पादक होते हैं और वे राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। अगला देखिए, सांस्कृतिक विरासत, शिक्षा हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने और उसकी रक्षा करने में मदद करती है। निष्कर्ष देखिए मैंने यहाँ डाला, शिक्षा और समाज एक दूसरे के अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। शिक्षा समाज को आकार देती है, समाज शिक्षा को प्रभावित करता है। एक मजबूत और समृद्ध समाज के लिए शिक्षा का होना आवश्यक है। आपको एंड में, हमेशा एंड में कुछ ना कुछ लाइनें ऐसे लिखनी है जिससे एग्जामिनर पढ़े, मजा आ जाए उसे और 2 में से 2 नंबर दे दे। देखिए अगला, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की विवेचना कीजिए। देखिए, शिक्षा का जो प्रभावी कारक है वो है समाज। अभी हमने यही तो बताया शिक्षा और समाज के बीच संबंध क्या है, तो उसी के रूप में हमें कारक के रूप में समाज की विवेचना करनी है। तो फिर से हम वही करेंगे। शिक्षा और समाज एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। समाज शिक्षा को आकार देता है, शिक्षा समाज को बदलती है। समाज शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कारक है जो कई तरीके से शिक्षा को प्रभावित करता है। दोनों क्वेश्चंस का लिंक आपस में है। चलिए आइए समझते हैं। सामाजिक मूल्य और मान्यताएं, समाज के मूल्य और मान्यताएं शिक्षा के लक्ष्य को और पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक समाज जो व्यक्तिवाद को महत्व देता है वह व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा, जबकि एक समाज जो सामूहिकता को महत्व देता है वह सामाजिक कौशल पर, सहयोग पर जोर देगा। तो देखिए, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए हैं ना, ये दोनों आपस में लिंक हैं। तो बेहतर होगा कि आप इस पीडीएफ को पढ़ लेना। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है टेक्निक जिला, ठीक है? टेक्निक जिला, उस पे फ्री में मैं डालूंगा, फ्री में, तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पे खुद से एक बार इस क्वेश्चन की रीडिंग कर लेना। क्योंकि इसमें मैंने देखिए दोनों लगभग क्वेश्चन एक है, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, तो एक सा मैंने कंटेंट दोनों में लिखा है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से आप पढ़ो, उसमें फायदा है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्य बताइए। देखिए, राज्य क्या काम करेगा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के लिए? तो राज्य जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। राज्य के प्रमुख कार्य: शिक्षा नीति का निर्माण। राज्य सरकारें शिक्षा नीतियां बनाती हैं जो शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। शैक्षणिक संस्थानों का संचालन: राज्य सरकारें स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों का संचालन करती हैं। अगला है शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण। राज्य सरकारें शिक्षकों की भर्ती करती हैं, उन्हें प्रशिक्षित करती हैं ताकि वे छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। पाठ्यक्रम का विकास: राज्य सरकारें पाठ्यक्रम का विकास करती हैं ताकि छात्रों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त हो सके। शिक्षा के अवसर प्रदान करना: राज्य सरकारें सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास करती हैं। शिक्षा के लिए बजट का आवंटन: राज्य सरकारें शिक्षा के लिए बजट आवंटित करती हैं ताकि आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें स्कूलों में। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार: राज्य सरकारें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाती हैं। शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान: राज्य सरकारें शिक्षा से संबंधित समस्याओं जैसे कि बाल विवाह, बाल श्रम, लिंग भेदभाव का समाधान करने के लिए प्रयास करती हैं। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? समानता: राज्य सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करके सामाजिक समानता को बढ़ावा देते हैं। विकास: शिक्षा एक व्यक्ति और समाज के विकास के लिए आवश्यक है। प्रगति: शिक्षा एक देश की प्रगति है, प्रगति के लिए आवश्यक है। देखो, शिक्षा देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। राष्ट्र का निर्माण: शिक्षा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखो, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमने एक अलग से हेडिंग डाल के चीजों को बता दिया। सिर्फ पूछा ऊपर यही था, हम कुछ लाइनें लिख के हेडिंग लिख सकते थे। हमें इतना लंबा भी नहीं लिखना, एक पेज का लिखना है, हेडिंग के साथ लिखना है और सटीक लिखना है। तीन बातें हमेशा याद रखना। डीएलएड में आप जब भी लिखोगे, एक पेज का लिखोगे, हेडिंग ज्यादा से ज्यादा आप इंक्लूड करें और बिल्कुल सटीक लिखें। देखिए, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, इसकी विवेचना कीजिए। देखिए, मानवीय मूल्य वे गुण होते हैं जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करते हैं। ये मूल्य हमें सही और गलत के बीच का फर्क करना सिखाते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। क्यों है मानवीय मूल्य आवश्यक? समाज का आधार: देखिए, मानवीय मूल्य एक स्वस्थ और समृद्ध समाज का आधार होते हैं। ये मूल्य जैसे कि सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, सहयोग हमें एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने में मदद करते हैं। व्यक्तिगत विकास: मानवीय मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करते हैं। ये हमें आत्मविश्वास, सहनशीलता और करुणा जैसे गुण विकसित करने में मदद करते हैं। पर्यावरण संरक्षण: मानवीय मूल्य हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाते हैं और हमें प्रकृति का संरक्षण करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला है समाज में बदलाव। मानवीय मूल्य जो है वो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और समाज के कमजोर वर्गों की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब देखिए, आज के समय में मानवीय मूल्यों का महत्व। तो हमें एक हेडिंग डाला और लिखा, आज के भाग दौड़ भरे जीवन में लोग भौतिकवादी हो गए हैं, मानवीय मूल्यों को भुलाते जा रहे हैं। इस कारण समाज में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जैसे कि अपराध, हिंसा, भ्रष्टाचार आदि। इसलिए हमें अपने जीवन में मानवीय मूल्यों को अपनाना बहुत जरूरी है। आप इसको ऐसे जब लिखेंगे ना, ऐसे ऐसे करके ब्लैक कलर के उससे डाल देना, भाई साहब एंड में जब एग्जामिनर पढ़ेगा ना इन लाइनों को, 2 में से 2 नंबर देगा आपको। देखिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या है?
इसकी विशेषताएं तथा महत्व बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था भारत के सभी नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना और देश के समग्र विकास में योगदान देना। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं: समानता पर जोर दिया, महिला शिक्षा पर ध्यान दिया, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया, शिक्षा का व्यापकीकरण यानी व्यवसायीकरण जो उसको कम किया। देखो, व्यवसायीकरण को कम किया और व्यापकीकरण बड़े बड़े पैमाने तक निचले स्तर तक पहुंचाया, लोगों को गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचाया। तो देखिए पढ़ते हैं, समानता पर जोर। इस नीति ने शिक्षा के क्षेत्र में समानता पर विशेष जोर दिया। इसका उद्देश्य था कि सभी वर्गों, जातियों, लिंग के लोगों को शिक्षा के समान अवसर मिले। महिला शिक्षा पर ध्यान कैसे दिया? महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए। गुणवत्ता में सुधार कैसे की? शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए कई कदम उठाए गए, जैसे कि शिक्षकों का प्रशिक्षण पर ध्यान देना, पाठ्यक्रम में सुधार करना। व्यापकीकरण में क्या किया? शिक्षा को गांव के क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए गए। आपको छोटी छोटी लाइनें लिखनी है हेडिंग डाल के। अगला है अनुसंधान और विकास पर जोर। उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस नीति का कुछ महत्व थे। देखिए, इस नीति का महत्व: सामाजिक परिवर्तन। इस नीति ने भारत के सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक विकास। शिक्षा के स्तर में सुधार से देश के आर्थिक विकास में मदद मिली। लोकतंत्र को मजबूत बनाना। शिक्षित नागरिक एक मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। समाज में समानता। इस नीति ने समाज में समानता लाने में मदद की। तो कुल मिला के आपको हेडिंग लिखने हैं, हेडिंग के अंदर एक एक लाइन पेश कर देनी है अपनी भाषा में, ठीक है। इस नीति के कुछ प्रमुख प्रभाव भी थे। प्रभाव क्या थे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया। इस नीति के बाद ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना। अगला क्या था? केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। अगला क्या हुआ? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए। तो ये तीन प्रभाव जो थे वो मुख्य थे। आपको हेडिंग डालना है, इसके अंदर आपको खुद लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में प्रकृतिवाद में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, ये सारी चीजें आई थी, तो अब हम जो है प्रकृतिवाद को पढ़ेंगे। प्रकृतिवाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा दर्शन है जो मानता है कि बच्चे प्राकृतिक रूप से सीखने और विकसित होने के लिए तैयार होते हैं। प्रकृतिवाद शिक्षा के बच्चों की प्राकृतिक प्रवृत्ति और रुचियों के अनुरूप बनाने पर जोर देता है। देखिए, प्रकृतिवाद का जो योगदान है उसको हम पढ़ते हैं। पहला है, बच्चे को केंद्र में रखा जाता है। प्रकृतिवाद शिक्षा के केंद्र में बच्चों को केंद्र में रखता है। यह मानता है कि बच्चा एक सक्रिय सीखने वाला है जो अपना आसपास की दुनिया से सीखता है। दूसरा क्या महत्व था या योगदान था कि स्वतंत्र सीखने को बढ़ावा देता है। प्रकृतिवाद बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने और खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह मानता है कि बच्चों को अपनी गति से सीखने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, बच्चा स्वतंत्र होगा तो खुद ही खोज करके सीखेगा। अनुभव आधारित, जब वो खोज करेगा ना, उसको कुछ अनुभव मिलेंगे कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये नहीं होता है। तो प्रकृतिवाद अनुभव आधारित सीखने पर जोर देता है। यह मानता है कि बच्चे अपने अनुभवों को सीखते हैं, इसलिए शिक्षा को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ा जाना चाहिए। सहयोगी सीखना, जब हम मिलकर सीखते हैं तो बहुत सारे जो मतलब लोगों के मन में बातें चल रही होती है ना, उन सबको मिला के जो कंक्लूजन होता है हम वो चीज़ सीखते हैं। प्रकृतिवाद सहयोगी सहयोगी सीखने को बढ़ावा देता है। यह मानता है कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और समूहों में काम करके बेहतर सीखते हैं। मतलब अलग अलग विचारधाराओं का सम्मान होता है बच्चों के अंदर, अगर जब वो सहयोग की भावना से सीखते हैं। सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, प्रकृतिवाद बच्चों को सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। यह मानता है कि बच्चों में अपनी कल्पनाओं का उपयोग करने और नई चीजें बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो निष्कर्ष हमने एंड में लिख दिया क्या? प्रकृतिवाद शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह बच्चों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां वे स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं, खोज सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। प्रकृतिवाद के सिद्धांतों को आधुनिक शिक्षा में व्यापक रूप से अपनाया गया है। यह सिद्धांत बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, प्रकृतिवाद को और क्या क्या कहा गया है। प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए? देखो,
बच्चा प्रकृति से सीखे, खुले में सीखे, स्वतंत्र सीखे, स्वयं करके सीखे, कोई रोक टोक ना हो, कोई अनुशासन ना हो, सहयोग की भावना से सीखे। यही तो हमने क्या ऊपर पढ़ा है अभी। तो पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए? पाठ्यक्रम भी तो इसी प्रकार होना चाहिए। देखिए, अनुभव आधारित पाठ्यक्रम बच्चों को वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखने के अवसर प्रदान करता है। खेल आधारित विषय वस्तु से जुड़ा हुआ, लचीला हो। देखो, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया है ना, प्रकृतिवाद का योगदान, तो वही सारी चीजें उसी में इंक्लूड हो जाएंगी और पाठ्यक्रम उसका बन जाएगा। अनुभव आधारित होना चाहिए पाठ्यक्रम, खेल केंद्रित होना चाहिए, विषय वस्तु से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो इसको मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप ये खुद से इस पीडीएफ को देख के पढ़ोगे। देखिए, वही चीजें हैं, सहयोगी, सृजनात्मकता, मूल्यांकन, निरंतर। तो आप ये खुद पीडीएफ को पढ़ लेना। अब आ जाते हैं, देखिए कहाँ, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। इन दोनों के उद्देश्य अलग अलग थे। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद जो है शिक्षा के दर्शनों दोनों प्रमुख विचारधाराएं थी। दोनों ही शिक्षा के उद्देश्यों और तरीकों के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण रखती थी। तो इन दोनों की तुलना करते हैं। आइए, आदर्शवाद जो जो था उसका फेमस योगदान जो था वो उद्देश्य के क्षेत्र में था। ठीक है, आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति में नैतिक मूल्य, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना था। यह मानता था कि वास्तविक विचारों को आदर्शों में निहित हैं। ठीक है। पाठ्यक्रम, आदर्शवादी पाठ्यक्रम में दर्शन, धर्म, कला और साहित्य जैसे विषयों पर अधिक जोर दिया जाता था। शिक्षकों की भूमिका, शिक्षक को ज्ञान का स्रोत माना जाता था और वह छात्रों को आदर्शों और मूल्यों से परिचित कराया था। शिक्षण विधि, व्याख्यान, वाद विवाद और चर्चा जैसी शिक्षण विधियों पर इसने जोर दिया था। किसने? आदर्शवाद ने। अब हम बढ़ेंगे प्रकृतिवाद में। प्रकृतिवाद में क्या होता था? जो उद्देश्य होते थे, वो प्रकृति का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति को पर्यावरण के साथ स्थापित करके अनुकूल बनाना, और मानता था कि वास्तविक जगत से वो चीजों को सीखे। ठीक है। पाठ्यक्रम, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित और व्यवहारिक विषयों पर अधिक जोर दिया गया। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक को एक मार्गदर्शक माना जाता है जो छात्रों को स्वयं करके सीखने, खोज करने को प्रोत्साहित करता है। शिक्षण विधि, प्रयोग क्या था? खोज। देखो, प्रयोग करे, खोज करे, अनुभव आधारित शिक्षण विधियों पर इन्होंने जोर दिया। तो इन शॉर्ट, दोनों चीजें जो थी मैंने अलग अलग करके दे दी हैं कि आदर्शवाद क्या चाहता था और प्रकृतिवाद क्या चाहता था। ठीक है, दोनों को मैंने बता दिया है। देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन कैसे बनाया जा सकता है? एक विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए कई पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि अच्छा शैक्षणिक वातावरण वहाँ पे तैयार किया जाए, आधुनिक सुविधाओं से लैस कक्षाएं हों, पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं हों, स्वच्छ और सुरक्षित परिसर हो। अगला है योग्य शिक्षक, वहाँ पे होने चाहिए प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षक हों, नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग हो, छात्रों के साथ व्यक्तिगत संबंध हो। अगला है पाठ्यक्रम, व्यावहारिक ज्ञान पर जोर दिया जाए, छात्रों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाया जाए, अतिरिक्त गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए। अगला है मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन किया जाए, केवल परीक्षाओं पर निर्भर न रहकर छात्रों की प्रगति का ट्रैक रखना। माता पिता की भागीदारी, माता पिता को स्कूल के कार्यक्रम में शामिल करना, नियमित रूप से अभिभावक शिक्षक बैठकें बुलवाना, बच्चों की प्रगति के बारे में माता पिता को सूचित करना। समाज से जुड़ाव, समुदाय के साथ मिलकर काम करना, स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करना, सामाजिक सेवा गतिविधियां। अब देखिए, तकनीकी उपयोग, स्मार्ट क्लासरूम हो, ऑनलाइन शिक्षण हो, डिजिटल संसाधन हो। सकारात्मक माहौल, अनुशासन के साथ साथ स्वतंत्रता हो, प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग हो, सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाए। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर हम एक विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है। एक स्कूल देखो, आप जिस स्कूल में जाते हो उसमें आपके हिसाब से चीजें होनी चाहिए जिससे आप कुछ समझ सको स्कूल में। तो आप वही जो कमियां आपको अपने स्कूल में लगती थी वही कमियां आप यहाँ लिख दो। चलिए, अगला है विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका। अभी हमने क्या पढ़ा था? विद्यालय को प्रभावशाली मतलब शिक्षा का साधन कैसे बनाया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका। विद्यालय और समुदाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुदाय विद्यालय को कई तरह से प्रभावित करता है और विद्यालय भी समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भूमिका कैसे निभाएगा यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे, संसाधन उपलब्ध कराना। समुदाय जो है विद्यालय को धन सामग्री, मानव संसाधन उपलब्ध कराकर उसकी मदद
कर सकता है। चलिए अगले हेडिंग, शिक्षकों का समर्थन करना। समुदाय शिक्षकों को प्रोत्साहित करके और उनके काम की सराहना करके उनका समर्थन कर सकता है। अगला है शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी। समुदाय के सदस्य विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेकर बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। अगला है बच्चों को देखभाल, मतलब बच्चों की देखभाल। समुदाय बच्चों की देखभाल और सुरक्षा में मदद कर सकता है। अगला है शिक्षा के महत्व को समझाना। समुदाय के लोग शिक्षा के महत्व को समझाकर माता पिता को बच्चों की शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट डालने हैं आपको और एंड में लाइन लगा के लिख देनी है कि साहब जो है हमारा जो समुदाय है वो कैसे विद्यालय के, जो हमारा क्वेश्चन था कि विकास में, विद्यालय के विकास में समुदाय इस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसमें ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा सा ही आता है, 4 से 5 हेडिंग डालने हैं आपको और आंसर दे देना है। अगला है जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पृथ्वी की जलवायु में होने वाले दीर्घकालिक बदलाव। ये बदलाव तापमान में, वर्षा के पैटर्न में, समुद्र के स्तर में और मौसमी घटनाओं में परिवर्तन के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, ये जितने अंडरलाइन करे हैं इनमें कोई दीर्घकालिक परिवर्तन होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, जलवायु परिवर्तन। सरल शब्दों में कहें तो भैया जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि हमारी पृथ्वी का मौसम बदल रहा है और यह बदलाव लंबे समय तक रहने वाला है। अब इसके नीचे लिख देते हैं जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है। ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी सूर्य की गर्मी को पृथ्वी के वातावरण में रोक लेती हैं, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। जंगलों का कटाव, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जंगल, देखिए जंगलों का कटाव, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और जब जंगल काटे जाते हैं तो ये गैस वायुमंडल में बढ़ जाती है, अवशोषित ही नहीं करते पेड़। अगला है जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने से भी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या पड़ते हैं हमारी पृथ्वी पर, देखिए ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अगला है समुद्र का स्तर बढ़ना, ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेगा और जल का स्तर बढ़ जाएगा। अधिक तीव्र मौसमी घटनाएं, तूफान बढ़ेंगे, बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, ये अधिक से अधिक तीव्र होंगे और बार बार होंगे। जैव विविधता का नुकसान, कई पौधे और जानवर जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो रहे हैं। कृषि पर प्रभाव, फसलों की पैदावार कम हो जाएगी, खाद्य सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। तो ये जलवायु परिवर्तन होता है और उसके प्रभाव और उसके कारण मैंने आपको बता दिए। अगला है शिक्षा में जनसंचार की भूमिका बताइए। जनसंचार आज के युग में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि जैसे माध्यमों ने शिक्षा के दायरे को बहुत व्यापक बना दिया है। शिक्षा में जनसंचार की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। सूचना का प्रसार, जनसं शिक्षा में जनसंचार की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। सूचना का प्रसार, जनसंचार माध्यमों के माध्यम से ज्ञान और जानकारी का एक व्यापक प्रसार होता है। यह छात्रों को विभिन्न विषयों के बारे में जानने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। दृश्य श्रव्य शिक्षण, जनसंचार माध्यमों में दृश्य और श्रव्य दोनों तत्व होते हैं, जिससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली और रोचक बन जाता है। अगला है दूरस्थ शिक्षा, जनसंचार माध्यमों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जागरूकता बढ़ाना, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतरक्रियात्मक सीखना, इंटरनेट के माध्यम से छात्र शिक्षकों और साथी छात्रों के साथ बातचीत कर सकते हैं और सीख सकते हैं। मनोरंजन का साथ शिक्षा, जनसंचार माध्यमों के माध्यम से शिक्षा को मनोरंजक बनाया जा सकता है, जिससे छात्रों की सीखने की रुचि बढ़ जाती है। अब अधिक से अधिक समय जो है बच्चों का सीखने में जाता है, पढ़ाई में जाता है। देखिए जल संरक्षण क्या है, जल संरक्षण क्यों जरूरी है। जल संरक्षण का अर्थ है पानी का बुद्धिमानी से उपयोग करना, इसे बर्बाद होने से बचाना। यह हमारे ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक है। जल संरक्षण क्यों जरूरी है, देखिए सीमित संसाधन है तो पृथ्वी पर मीठे पानी की मात्रा सीमित है। बढ़ती जनसंख्या, देखिए जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी भी ज्यादा पिएगी तो मांग भी बढ़ेगी। जल प्रदूषण, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों के कारण जल प्रदूषित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा और सूखा जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।
अब देखिए जल संरक्षण के तरीकों को पढ़ लेते हैं। पानी का कम उपयोग, नहाते समय, बर्तन धोते समय, बगीचे में पानी देते समय कम उपयोग करें। लीकेज अगर कहीं हो रही है तो उसको तुरंत ठीक करवाएं। बारिश का पानी बचा कर रखें, उसको बैटरियों में डालें या पुनः इस्तेमाल करें। पानी का पुनः उपयोग करें, गंदे पानी को साफ करके आप अपने बाथरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लैट्रिन वगैरह का जो सिस्टम होता है वहां पर। जल स्रोतों को साफ रखें, नदियों, तालाबों और झीलों को साफ रखें। जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाएं, अपने परिवार और दोस्तों को जल संरक्षण के बारे में महत्व बताएं। देखिए जल संरक्षण के लाभ क्या हैं। पानी की जो उपलब्धता है, जल संरक्षण से पानी की उपलब्धता जो है बढ़ती है। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण से पर्यावरण को बचाने में मदद मिलती है। खाद्य सुरक्षा, पर्याप्त पानी होने से कृषि उत्पादन बढ़ता है। आर्थिक विकास, जल संरक्षण से आर्थिक विकास में बढ़ावा मिलता है। मॉन्टेसरी पद्धति क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांतों को बताइए। देखिए मॉन्टेसरी पद्धति एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने, विकसित होने का अवसर प्रदान करती है। इस पद्धति का नाम जो है डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इस पद्धति को विकसित किया था। मॉन्टेसरी पद्धति के जो सिद्धांत थे वो ये थे कि बच्चा स्वतंत्र होकर सीखे, बच्चों को सीखने की जो गति है वो स्वतंत्र हो, अपनी रुचि के अनुसार गतिविधियों का चयन कर सके। सेंसरी शिक्षा, बच्चे अपनी इंद्रियों का माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित किए जाएं, इसके लिए विशेष प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता था। व्यक्तिगत विकास, प्रत्येक बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता था, उसकी व्यक्तिगत जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। सहयोग, बच्चों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने, समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। व्यवहारिक जीवन, बच्चों को दैनिक जीवन में कार्यों जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना, सफाई करना सिखाया जाता था। सांस्कृतिक अध्ययन, बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानने का अवसर दिया जाता था। मॉन्टेसरी कक्षा में होता क्या था, सामग्री दी जाती थी, स्वतंत्र कार्य करवाया जाता था और शिक्षकों की भूमिका तय की जाती थी। देखिए सामग्री, मॉन्टेसरी कक्षाओं में विशेष प्रकार की सामग्री होती थी जिन्हें शिक्षण सामग्री कहा जाता था। यह सामग्री बच्चों को स्वयं सीखने में मदद करती थी। स्वतंत्र कार्य, बच्चे स्वतंत्र रूप से विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। शिक्षण की भूमिका, शिक्षण एक मार्गदर्शक की भूमिका में होते थे, वे बच्चों को चुनौतियां देते थे और उनकी मदद करते थे। इसमें क्या होता था, मिश्रित आयु समूह को बैठाया जाता था। मॉन्टेसरी कक्षा में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़ते थे। व्यक्तिगत कृत शिक्षा, प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, मतलब इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता था हर बच्चे को। मॉन्टेसरी पद्धति के लाभ, स्वतंत्र सीखने को बढ़ावा देता है, बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, बच्चों को आत्मविश्वास देता है, बच्चों को समस्या समाधान करने का कौशल सिखाता है, बच्चों को सामाजिक कौशल सिखाता है। सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द क्यों जरूरी है। सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द किसी भी समाज की मजबूती का आधार है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जब विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव से रहते हैं। क्यों जरूरी है, शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए। देखिए सौहार्द के अभाव में हिंसा और अशांति फैल जाती है, जो किसी भी समाज का विकास नहीं होने देती है। विकास अगर करना है तो एक शांत और एकजुट समाज के लोग अपने काम पर ध्यान दें, और इससे देश का विकास होता है। आपसी लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। आर्थिक समृद्धि, सद्भाव से निवेश बढ़ता है और व्यापार व्यवसाय फलता फूलता है। सांस्कृतिक विरासत, विभिन्न संस्कृतियों का आपस में मिलना जुलना एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत बनता है। समाज का मजबूतीकरण, सद्भाव से समाज में एकता और बंधुत्व की भावना बढ़ती है। राष्ट्रीय एकता, सद्भाव से राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है और देश की प्रगति में बाधाएं दूर होती हैं। बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिक कालीन शिक्षा में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए बौद्धकालीन और वैदिक कालीन शिक्षा प्रणालियों में कई महत्वपूर्ण अंतर थे। इन अंतर में जो शिक्षा का उद्देश्य था, देखो वैदिक काल में कहते थे मोक्ष की प्राप्ति करें, धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान करें, वेदों का अध्ययन करें। लेकिन बौद्ध धर्म में ये कहते थे दुख का निवारण करें, बोधिसत्व बनना है, बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करना है। ये शिक्षा का उद्देश्य था। अब शिक्षण की जो पद्धति थी उसमें वैदिक में क्या होता था, गुरु शिष्य परंपरा होती थी, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, कठोर अनुशासन होता था। बौद्ध मठों में क्या होता था, मठों में सामूहिक शिक्षा होती थी, स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, अधिक लचीला और अनुशासन था।
अब वहाँ पे शिक्षा का माध्यम कैसा था? वैदिक में वेदों से पढ़ाई होती थी, उपनिषद से पढ़ाई होती थी और ब्राह्मण ग्रंथों से पढ़ाई होती थी। बौद्धकालीन में बुद्ध के उपदेश और त्रिपिटक, जहाँ पे सारे बौद्ध धर्म के हर चीज़ नियम-वियम लिखे हुए हैं, उनके द्वारा पढ़ाई होती थी। अब इनकी सामाजिक संरचना पढ़ लेते हैं। वैदिक काल में जो था वर्ण व्यवस्था पर आधारित होती थी सामाजिक संरचना, ब्राह्मणों को उच्च स्थान दिया गया था। बौद्ध धर्म में सभी को समान माना जाता था, जाति-पाति का कोई भेदभाव नहीं था। शिक्षा का लक्ष्य क्या होता था? वैदिक में होता था व्यक्तिगत मोक्ष की प्राप्ति कराना। बौद्ध समाज में क्या होता था? समाज का कल्याण और सभी जीवों का उद्धार कराना। शिक्षण संस्थाएँ कैसी होती थीं? वैदिक काल में जो शिक्षण संस्थाएँ होती थीं, उनको गुरुकुल कहा जाता था। बौद्ध जो मठ होते थे बौद्धकालीन, वहाँ पे उनको विहार कहा जाता था। स्त्री निषेध थी। देखिए, वैदिक काल में गुरुकुल में स्त्री का साथ रहना मान्य नहीं था, स्त्री को शामिल ही नहीं किया जाता था। लेकिन बौद्ध काल में जो था, वो विहार में पुरुष और स्त्री एक साथ रहते थे और जो पहली स्त्री थीं, वो गौतम बुद्ध की जो मौसी थीं, महाप्रजापति गौतमी, वो थीं पहली स्त्री जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। देखिए, नियंत्रण, वैदिक काल में गुरुकुल नियंत्रण से मुक्त था, मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनकी चलती थी, जो बाबा होते थे जो वहाँ पढ़ाते थे। लेकिन बौद्ध कालीन में क्या होता था? बिहार पर संघ का नियंत्रण होता था, मतलब जो बौद्ध बौद्ध धर्म का जो प्रमुख अध्यक्ष होगा, जो भी होगा, उसके संग मतलब उसका नियंत्रण रहता था, जो बौद्ध मठ होते थे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए। वैदिक कालीन में शिक्षा एक विशिष्ट स्वरूप था, जो आध्यात्मिक विकास और समाज सेवा पर केंद्रित था। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखिए, गुरुकुल प्रणाली, गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होती थी, गुरु ज्ञान का स्रोत था और शिष्य उनसे सीखते थे। आवासीय शिक्षा होती थी, छात्र गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, सर्वांगीण विकास कराते थे। ये शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें नैतिक मूल्य, शारीरिक विकास और सामाजिक कौशल का विकास भी शामिल था। ज्ञान का जो स्रोत था, वो थे वेद। वेदों को ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत माना जाता था। उपनिषदों में आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया था। ब्राह्मण ग्रंथ, इन ग्रंथों में वेदों की व्याख्या, कर्मकांड के नियम दिए गए थे। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? चारित्रिक निर्माण करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना था, आध्यात्मिक विकास करना था, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। समाज सेवा, समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनाना था। शिक्षण पद्धतियाँ क्या थीं? श्रवण, छात्र गुरुकुल के उपदेश ध्यानपूर्वक सुनते थे। मनन, सुने हुए ज्ञान पर मनन करते थे। और निधि ध्यान, मतलब ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते थे। पाठ्यक्रम क्या होता था? वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, उनका गहरा अध्ययन कराया जाता था। वेदांग, 6 वेदांग थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इनका अध्ययन कराया जाता था। कला और शिल्प, संगीत, नृत्य और चित्रकला आदि का ज्ञान कराया जाता था। युद्ध कला का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। शिक्षा का माध्यम जो थी, वो थी संस्कृत भाषा, शिक्षा का माध्यम थी। अगला है बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो देखिए, ये मिक्स थी, बौद्धकालीन और जो जो तुम्हारी वैदिक कालीन थी ना, मैंने उसमें अंतर बताया था, अंतर ही इनकी विशेषताएं हैं। तो वही चीजें होंगी, देखिए लौट फिर के आएंगी। मठ और विहार होते थे। प्रवज्य संस्कार जो है जब होता था, जब उनको क्या कहते हैं, एंट्री कराई जाती थी, एडमिशन होता था। उपसंपदा तब होती थी जब शिक्षा उनकी पूरी हो जाती थी। सर्वांगीण विकास था। ज्ञान का स्रोत बुद्ध के उपदेश थे। तो ये आप जो है इस पीडीएफ को पढ़ लेना। अब मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा, आप इन पीडीएफ को पढ़ लो। शिक्षण पद्धति वही, व्याख्यान, वाद विवाद, पाठ्यक्रम, धर्म दर्शन, भाषा, व्याकरण, ये सब था। समाज सेवा इनका शिक्षा का उद्देश्य था। केवल व्यक्तिगत विकास नहीं था, बल्कि समाज का भी विकास था। तो आप ये सारी चीजें पढ़ लेना, यही अंतर है। पीडीएफ को आप खुद से एक बार पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य। तो मध्यकालीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना था, समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना था। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? धार्मिक ज्ञान, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके धार्मिक ज्ञान प्राप्त हो, नैतिक मूल्यों का विकास हो, समाज सेवा हो, व्यक्तिगत विकास हो, कौशल का विकास हो, सामाजिक प्रतिष्ठा हो। तो लौट फिर के वही हेडिंग है, आपको यही सब करने हैं। विभिन्न धर्मों के उद्देश्य, हिंदू धर्म, इस टाइम जो मध्यकालीन टाइम पे हिंदू धर्म था, इस्लाम था, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था। तो इनके उद्देश्य वही थे, वेदों, उपनिषदों, पुराणों का अध्ययन करना, कुरान हदीस का अध्ययन करना,
बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन करना और जैन धर्म के सिद्धांतों को करके मोक्ष प्राप्ति करना। ऐसी मध्यकालीन शिक्षा में जो केंद्र थे गुरुकुल यानी वैदिक कालीन। हिंदू धर्म में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या होता था? गुरुकुल। मदरसा यानी इस्लाम धर्म में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या होता था? मदरसा। बिहार बौद्ध धर्म में मुख्य केंद्र बिहार होता था। बालक के शैक्षिक विकास में परिवार की भूमिका। बालक का शैक्षिक विकास केवल स्कूल तक सीमित नहीं था, बल्कि यह परिवार के वातावरण से भी अत्यधिक प्रभावित होता था। परिवार एक बच्चे का पहला स्कूल है, जहाँ पर जीवन के मूल्य व्यवहारों का ज्ञान सिखाता है। परिवार की मुख्य भूमिका निम्न प्रकार है। प्रेम और सुरक्षा। परिवार का प्यार और सुरक्षित वातावरण बच्चे को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे वह सीखने के लिए तैयार होता है। मूल्यों का विकास। परिवार बच्चे को नैतिक मूल्य, सामाजिक व्यवहार और संस्कृति सिखाता है। भाषा विकास। परिवार के साथ बातचीत करके बच्चा भाषा का विकास करता है। पढ़ने की आदत। अगर घर में पढ़ने का माहौल होगा तो बच्चा भी पढ़ने की आदत डालेगा। रुचियों का विकास। परिवार के सदस्य बच्चे की रुचियों को पहचान कर उनका विकास कर सकेंगे। समस्या समाधान। परिवार के साथ मिलकर बच्चा समस्याओं का समाधान सीखता है। आत्मविश्वास। परिवार का समर्थन बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाता है। अब देखिए, महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारधारा क्या थी, या शैक्षणिक विचारधारा को बताइए। देखिए, महात्मा गांधी की शैक्षणिक विचारधारा का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित करना। उन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। गांधी जी की जो विचारधारा थी उसकी पहली विशेषता थी बुनियादी शिक्षा। मैंने आपको पढ़ाया था, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया था, जिसमें हस्तशिल्प, कृषि और स्वच्छता जैसे व्यवहारिक कौशल शामिल किए थे। उनका मानना था जीवन से जोड़ने वाली शिक्षा, आखिर बुनियादी शिक्षा तो आ जाए। दूसरा था शिक्षा उनके मातृभाषा में दी जाए। बच्चा मातृभाषा में अच्छी तरह से समझ सकता है। जो हमने बुनियादी शिक्षा में जितनी बातें पढ़ी थी वही यहाँ पे लिखी जाएंगी। शिक्षा और श्रम का संवियन हो, सम्मान करे, ग्राम स्वराज्य में जो विचार है उनको बढ़ावा दिया जाए, नैतिक मूल्यों के माध्यम से नैतिक मूल्यों को विकसित किया जाए शैक्षिक शिक्षा के माध्यम से, स्वदेशी चीजें अपनाई जाएं, स्वदेशी वस्तुओं को बनाया जाए। ठीक है। गांधी जी की जो शैक्षणिक विचारधारा थी उसका महत्व क्या था? सर्वांगीण विकास कर दो शिक्षा का उपयोग करके। स्वावलंबन। गांधी जी शिक्षा का स्वावलंबन को बढ़ावा देते थे। राष्ट्र निर्माण हो जाए और समाज सेवा हो जाए, ये उनकी विचारधारा का महत्व था शिक्षा से। शिक्षा समाज का दर्पण है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, शिक्षा समाज का दर्पण है ऐसे लिखा और आगे लिख दिया। ये कहावत बहुत सटीक है, दर्शाती है कोई भी समाज कैसा है इसकी झलक उसकी शिक्षा प्रणाली में मिलती है। सही बात है। शिक्षा समाज के मूल्यों, संस्कृति, आकांक्षाओं और चुनौतियों को प्रतिबिंबित करती है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, समाज के मूल्य। शिक्षा प्रणाली में सिखाए जाने वाले मूल्य समाज के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक समाज सहिष्णुता और समानता को महत्व देता है तो शिक्षा प्रणाली में भी इन्हें मूल्य पर जोर दिया जाएगा। समाज की संस्कृति। देखिए, समाज की संस्कृति शिक्षा प्रणाली में सिखाए जाने वाले विषय, कला, साहित्य और इतिहास समाज की संस्कृति को दर्शाते हैं। समाज की आकांक्षाएं, समाज की चुनौतियां। तो इसको आप स्वयं से एक बार पढ़ो, खुद से पढ़ो पीडीएफ को। ठीक है, चैनल में जाओ, पीडीएफ से पढ़ो और अच्छे से इसके जो हेडिंग है वो सब याद कर लो, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा, देखो, जो कोई डेफिनेशन आती है ना स्टेटमेंट, उसको स्पष्ट करना, उसकी एक सटीक जानकारी नहीं मिलती है कहीं भी, तो आपको खुद से बनाना होता है। तो आप खुद से इसके पॉइंट निकालो जिस तरह से आपको याद रहे। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया अपने हिसाब से, आपको याद रहे, आपको ऐसे पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय की भूमिका, तीनों की भूमिका आ गई है यहाँ पे। शिक्षा समाज का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है और यह सामाजिक वर्तमान का एक शक्तिशाली माध्यम है। शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा की भूमिका को पढ़ते हैं पहले। देखो, शिक्षा की भूमिका क्या है? जागरूक बनाना व्यक्ति को। ठीक है, नए विचारों को प्रोत्साहित करना, कौशलों का विकास करना किसी भी व्यक्ति के, और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना। इसके अंदर की लाइन आप खुद पढ़ लेना। अब देखिए, शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका है रोल मॉडल के रूप में, मतलब छात्र शिक्षक को एक अपने हीरो के रूप में देखे, उससे उसके अच्छे अच्छे गुणों को अपनाए, उनकी बातों, उनके दृष्टिकोण, उनकी मतलब विचारधारा को अपनाए। देखिए, ज्ञान का प्रसार। शिक्षक क्या करता है? ज्ञान के माध्यम से छात्र को सोचने समझने के लिए प्रेरित करता है। समाज से जुड़ाव। देखिए, शिक्षक क्या करता है? बच्चों को समाज से जोड़ने का प्रयास करता है, उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
बदलाव के एजेंट होते हैं। देखो शिक्षक ये जो बच्चों के अंदर बदलाव ला सकता है, इसके अलावा कोई नहीं ला सकता। अब देखिए सुनते हैं विद्यालय की भूमिका। विद्यालय जो एक सीखने का मंच है, बच्चा जिस जगह जाके सीखता है वही मंच क्या है, विद्यालय है। सामाजिक विकास, समाज में तो बच्चा क्या करेगा आगे चल के, ये सारी पढ़ाई कहाँ होती है, विद्यालय में ही होती है। बच्चों के साथ जब वो मिलते जुलते हैं तो उनका सामाजिक विकास होता है। तीसरा है समुदाय केंद्र। विद्यालय समुदाय के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन कराते हैं। अगर हम संक्षेप में पढ़ें, इन शॉर्ट, शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शिक्षा लोगों को सशक्त बनाती है। शिक्षक जो है वो छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं और विद्यालय सीखने का एक मंच प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां क्या है, या प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। ये टाइप होने से रह गया, ठीक है, ये क्वेश्चन है। प्रारंभिक शिक्षा भारत में शिक्षा का अधिकार है, लेकिन कई चुनौतियों का सामना करती है। आइए इन चुनौतियों को पढ़ते हैं। पहली चुनौती है शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता। देखिए हमारे उसमें जो प्राइमरी जो सेक्शन होता है उसमें शिक्षक की कमी है और वो शिक्षक जो है अच्छे नहीं है, ठीक है, उनकी ढंग से पढ़ाना नहीं आता है। आपको इन शॉर्ट हेडिंग याद रखने हैं। दूसरा है पढ़ाई छोड़ने की डर। बच्चों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, या फिर शिक्षा की गुणवत्ता उनको अच्छी नहीं मिलती तो वो घर में बैठ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता तो वो घर में बैठ जाते हैं। तीसरा क्या है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव। बच्चों के पास देखो, जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ भवन नहीं है, सरकारी स्कूलों में शौचालय ढंग के नहीं बने, पीने का पानी मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जो सुविधाएं होनी चाहिए बुनियादी, उनकी वजह से बच्चे स्कूल में आना बंद कर देते हैं और घर पे बैठे रहते हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। अभिभावकों का शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया। मतलब गांव के लोग जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, इनको तो काम पे लगा दो, अभी से पैसे कमाना शुरू कर लेंगे, क्या करेंगे पढ़ के। बच्चों को देखो काम पर लगाओ। शिक्षा का महत्व पता ही नहीं है गांव के लोगों को, तो बस अपनी समझदारी अपनाते हैं और बच्चों को खेती करवाते हैं और काम पे लगा देते हैं। पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति। पाठ्यक्रम जो है वो जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, किताबी ज्ञान ज़्यादा है। अगर बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान होगा तो बच्चे उसको पढ़ने में मतलब इंटरेस्ट लेंगे। शिक्षण पद्धति, टीचर आया कुछ भी बोला, पुरानी रटी रटी रटाई बातें बताई और ऐसे लिखा के चला गया। तो जो शिक्षण की पद्धति है वो अच्छी नहीं है, इस वजह से बच्चे जो है पढ़ना छोड़ देते हैं। लैंगिक असमानता। लड़कियों की शिक्षा अलग देंगे, उनको लड़कों से कम तोलेंगे, उनको मतलब नकारेंगे, अरे तुम ये नहीं कर सकती, ये मत करो। ऐसी सामाजिक रूढ़ियाँ की समाज में कई धाराएं बनी हुई हैं, लड़कियां ये काम नहीं करेंगी, वो काम नहीं करेंगी। तो ये सब आपको खुद से लिखना है, हेडिंग हेडिंग यहाँ से देखने हैं। अब इसको समाधान के उपाय क्या है। शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण देना चाहिए। बुनियादी सुविधाओं का विकास करो, अभिभावकों को जागरूक करो, पाठ्यक्रम में सुधार करो, शिक्षण पद्धति में सुधार करो और लैंगिक समानताएं बढ़ाओ। तो इससे हम क्या होगा, प्रारंभिक शिक्षा में जितनी भी सुधार किए जाते हैं, सरकार, समाज और सभी हितधारकों को मिलाकर काम करना होगा, तभी ये सारी जो चुनौतियां हैं उनको हम दूर कर पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग क्या था। हंटर आयोग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए 1882 में स्थापित हंटर आयोग ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा की एक स्थिति का आकलन करने के लिए और सुधार के सुझाव देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। हंटर आयोग की सिफारिशों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हंटर आयोग की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और इसे सभी के लिए अनिवार्य बनाने की सिफारिश की। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर किया। व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया ताकि छात्र रोजगार के लिए तैयार हो सकें। अंग्रेजी भाषा जो थी, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया। स्थानीय भाषाओं का उपयोग, स्थानीय भाषाओं को भी शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने की सिफारिश हंटर आयोग ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन शांति निकेतन की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, क्या है। देखिए शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक शिक्षण संस्थान है जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और शिक्षा के लिए एक नया आयाम जोड़ना था। शांति निकेतन की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य थे, पहला था भारतीय संस्कृति और आदर्शों का संरक्षण किया जाए। देखिए संस्कृति, कला और आदर्शों को संरक्षित करना और उन्हें आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना।
पूर्व और पश्चिम के बीच संवाद। टैगोर का मानना था कि पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों के बीच संवाद होना चाहिए। शांति निकेतन उसी उद्देश्य से स्थापित किया गया था। प्रकृति के साथ तालमेल। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर शिक्षा दी जाती थी। छात्रों को प्रकृति के करीब लाकर उन्हें जीवन के मूल्यों को ज्ञान दिया जाता था। सृजनात्मकता का विकास। शांति निकेतन में कला, संगीत, नाटक आदि के माध्यम से छात्रों की सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता था। स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित करना। शांति निकेतन में छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। शांति निकेतन ने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दिखाई, जो आज भी एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है। अगला है मृदा अपरदन को रोकने के प्रमुख उपाय बताइए। देखिए, मृदा अपरदन एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो कृषि उत्पादकता को कम करती है और पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसको नुकसान पहुंचाती है। इसे रोकने के लिए कुछ नई तकनीकियां हैं, जैसे वन रोपण। ढलानों पर पेड़ लगाएं, मिट्टी को बांधने की मदद मिलती है और वर्षा जल का बहाव जो है वो कम हो जाता है। समोच्च रेखा पर खेती। देखो, आपने पहाड़ों पर देखा होगा, ऐसे ऐसे करके एक के बाद एक बना देते हैं। तो ढलान के समांतर जो है खेत बनाकर पानी का बहाव कम किया जा सकता है और मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। फसल चक्रण। विभिन्न प्रकार की फसलें लगाने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है। ढालों पर अगर हम मेड़बंदी कर दें तो मेड़बंदी करने से वर्षा के जल का बहाव कम होता है और मिट्टी का कटाव भी कम होता है। कवर क्रॉप्स। मुख्य फसल के साथ कवर क्रॉप्स लगाने से मिट्टी को ढका रहती है मिट्टी और मिट्टी का कटाव कम होता है। सिंचाई के पारंपरिक तरीकों को अपनाना। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई जैसी पारंपरिक तकनीकों से पानी कम उपयोग होता है और मिट्टी का कटाव भी कम होता है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाना। खाद, कंपोस्ट मिट्टी को मिलाने में मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, मिट्टी का कटाव कम होता है। चराई को नियंत्रित करना। जानवरों को एक ही जगह पर अधिक समय तक चरने से रोकना चाहिए। मिट्टी के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। सरकार की नीतियाँ। मिट्टी संरक्षण के लिए सरकार को नई नई नीतियाँ बनानी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण उपाय क्या हैं? ढलानों पर सीढ़ीदार खेती करना, पत्थर की दीवार बनाना, वन्य जीवों को संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थी? तो देखिए, वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 को चार्ल्स वुड द्वारा भारत में शिक्षा के विकास के लिए तैयार किया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज था। इसकी जो विशेषताएं थी वो निम्न थी। प्राथमिक शिक्षा पर जोर देता था ये। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना था। स्थानीय भाषाओं का उपयोग करने के लिए इसने बताया गया था। अंग्रेजी शिक्षा का महत्व भी बताया था। अंग्रेजी शिक्षा को महत्वपूर्ण माना क्योंकि इससे भारत और ब्रिटेन के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद मिलती थी। शिक्षा विभागों की स्थापना। प्रत्येक प्रांत में एक अलग शिक्षा विभाग की स्थापना की गई ताकि शिक्षा का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर। डिस्पैच ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया ताकि वे छात्रों को बेहतर तरीके से शिक्षित कर सकें। सहायता अनुदान। निजी शिक्षण संस्थानों को बिना किसी भेदभाव के सरकारी अनुदान अनुदान किया जाने का प्रावधान किया गया। विश्वविद्यालयों की स्थापना। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया। देखिए, वुड डिस्पैच का जो महत्व क्या था कि भारतीय शिक्षा का आधार थी। शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ और अंग्रेजी शिक्षा का जो है प्रसार हुआ। वुड डिस्पैच ने आधुनिक भारतीय शिक्षा की प्रणाली की नींव रखी थी। इस डिस्पैच के बाद भारत में शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ जिससे भारतीयों को आधुनिक ज्ञान प्रदान करने का अवसर मिला। देखिए, आदर्शवाद के बारे में मैंने ऊपर भी बताया, प्रकृतिवाद के बारे में ऊपर बताया। अर्थ वही है, रिपीट हुआ था क्वेश्चन तो मैंने दोबारा से डाल दिया है। ये आप जो है पीडीएफ फाइल में पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? देखिए, भूमंडलीय ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी की औसत तापमान में लगातार बढ़ोतरी होना। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण हो रही है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस को जलाना, जंगलों को काटना, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण। सरल शब्द में पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। देखिए, होती क्या है ग्लोबल वार्मिंग, कैसे होती है? देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, हमारी पृथ्वी एक ग्रीन हाउस की तरह काम करती है। सूर्य से जो किरण आती हैं, यहाँ से सूर्य से गर्मी कुछ हद तक पृथ्वी के वायुमंडल में फंस जाती है। देखिए, यहाँ से आई, बाहर एक आवरण बना हुआ, तो यहाँ से टकरा के वापस अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो जो वातावरण है आसपास का वो गर्म रहता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। लेकिन जब हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में छोड़ते हैं तो ये गैसें ज्यादा गर्मी को फंसा लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है।
ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव हैं? जलवायु में परिवर्तन होगा, वर्षा आदि का पैटर्न बदल जाएगा, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं तूफान आएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे। जैव विविधता में नुकसान, कई पौधों में आग लग जाएगी, जानवर जो प्रवास कर जाएंगे, अनुकूल कर नहीं पाएंगे उस मौसम के, तो जानवर विलुप्त हो जाएंगे। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेंगे, गर्मी से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी, मच्छर जनित बीमारियां हो जाएंगी। तो हम इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं? ऊर्जा बचाएं, कम बिजली उपयोग करें, सौर ऊर्जा का उपयोग करें, पेड़ लगाएं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, अपने कारों में कम घूमें, कचरा कम करें, रिसाइकलिंग ज्यादा करें। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीयकरण क्या है? सरल शब्दों में भूमंडलीयकरण का मतलब है दुनिया के देशों का एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक जुड़ना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देशों के बीच व्यापार, संस्कृति, विचार और लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आर्थिक विकास करना, देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देकर निवेश को आकर्षित करके आर्थिक विकास किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी का प्रसार, नई तकनीकों और ज्ञान का आदान प्रदान करके विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। गरीबी कम की जा सकती है, विकासशील देशों में गरीबी कम करने के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान की जा सकती है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, विभिन्न संस्कृतियों के बीच संपर्क बढ़ाकर वैश्विक समझ को बढ़ाना। भूमंडलीयकरण की विशेषताएं, वैश्विक बाजार, उत्पादों और सेवाओं का विश्व स्तर पर व्यापक, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाली कंपनियां, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और अन्य संचार माध्यमों का व्यापक उपयोग, और वैश्विक संस्कृति, एक वैश्विक संस्कृति का उभरना। देखिए, एक देश का दूसरे देश के साथ ये सब होगा, बाजार किया जाएगा, कंपनियां इधर से उधर जाएंगी, सूचना जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर होगी, एक संस्कृति दूसरी देश की संस्कृति में जाके घुलेगी मिलेगी। भूमंडलीयकरण के लाभ, आर्थिक विकास, देशों की आय बढ़ती है तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। उत्पाद की विविधता, मतलब अलग अलग तरीके कैटेगरी के उत्पाद बढ़ते हैं, कई विकल्प होते हैं पब्लिक के पास चुनने के लिए, नई तकनीक जितनी होंगी वो सब मिलेंगी आपको। सांस्कृतिक विनिमय, जो द्वितीय संस्कृति बारे में उनको जानने का अवसर मिलेगा। इनकी हानि क्या होती है? अमीर और गरीब देशों के बीच खाई बढ़ सकती है, मतलब लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। पर्यावरण की क्षति हो सकती है, उत्पादन और परिवहन से प्रदूषण बढ़ सकता है। संस्कृतियों पर खतरा होता है, देखिए वैश्विक संस्कृति जो है प्रभाव में आ सकती है। श्रम का शोषण होता है, कुछ कंपनियां होती हैं सस्ते श्रम का फायदा उठा सकती हैं। अगला है भूमंडलीयकरण की आवश्यकताएं। नियमन, वैश्विक स्तर पर व्यापार और निवेश को नियंत्रित करने के लिए नियमों की आवश्यकता है। सामाजिक सुधार, भूमंडलीकरण के नकारात्मक प्रभावों से लोगों की रक्षा के लिए सामाजिक सुधार जाल की आवश्यकता है। स्थानीय संस्कृतियों का संचरण, स्थानीय संस्कृतियों को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। सतत विकास, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सतत विकास करना चाहिए। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न पेपर 1 के करा दिए हैं, जो आपके पेपर में निश्चित रूप से फंसेंगे। यही अति लघु में जाएंगे और यही लघु उत्तरीय में रहेंगे। तो आज मैंने आपका पेपर 1 कंप्लीट करा दिया है। अब मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पेपर 2 आपका शुरू करेंगे। थैंक यू।